हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ एनिमल टिश्यू। तो आप लोग मुझे जानते ही है, माई सेल्फ डॉक्टर रविंद्र धोटे, डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर धोटेज एकेडमी लात। तो हमने एनिमल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, ग्लैंड्यूलर, सीलिएटेड, ये सारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज पड़े हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू में हमारा एक और आर्टिकल बाकी था बेटा, दैट इज अ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, जो आज का हमारा टारगेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मेन आर्टिकल आज का, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब बेटा सबसे पहले हमने जब ये देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो उसमें हमने ये भी सीखा था कि सिंपल और कंपाउंड क्या बेस पे बनाए गए। तो बेटा एकदम क्लियर है बात अपने पास। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब था सिंगल लेयर, मतलब एपिथेलियल सेल्स रेस्ट अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन इन अ सिंगल लेयर। और कंपाउंड का मतलब क्या था? एक से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा, मतलब मल्टी लेयर कंडीशन थी। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मींस, यहां पर हम लोग इसको बस ऐसे ही याद रखेंगे, मोर देन वन लेयर, मोर देन वन लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। अब सर ये मल्टी लेयर्ड है, तो मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं, इसका जो फंक्शन है वो ज्यादातर प्रोटेक्शन होता है, अंडरलाइंग टिश्यूज को प्रोटेक्शन देता है। सर अंडरलाइंग टिश्यू बोले तो क्या रहते हैं? मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू मोस्टली प्रेजेंट ऑन द कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपके पास मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स है, तो ये लोग प्रोटेक्शन देंगे किसको? नीचे वाले कनेक्टिव टिश्यू को। मतलब सर इनका जो है, दे हैव अ वेरी पुअर रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मतलब बेटा जैसे कि आपने कॉलमनार सेल्स एंड क्यूबॉइडल सेल्स को देखा था, दे हैव अ मेन फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहां पे वेरी पुअर रोल है, लेकिन इसका जो मेन रोल है सर, जो मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं, दैट्स प्रोटेक्शन। और ये जो मैंने पॉइंट्स अभी लिखे ना बेटा, ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है, और ये पूरी तरह से आपके एमसीक्यू है बेटा। ठीक है, तो यहां तक बात कुछ समझ में आ रही है? चलिए अब सर है ना, जब तक हम इसका डायग्राम बना के इसको पूरी तरह से समझते नहीं, तब तक हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था पिछले वीडियोस में कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। हमको पहले पढ़ना है स्ट्रेटिफाइड। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में भी तीन चार टाइप बताए थे, लाइक स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमना, स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड, ऐसे कुछ टाइप देखे थे। पहले आप कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लो। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, तो बाकी के टाइप्स और उनके लोकेशन, बस इतना ही काम बच जाता है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बनाने की तैयारी करते हैं हम लोग अभी, और पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाएंगे बेटा हम लोग। देखिए सबसे पहले शुरुआत किससे करनी है? वही अपना सर बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो दिस इज बीएम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, अ नॉन सेलुलर थिन लेयर, जो आपके एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में। और इसका पूरा फायदा एपिथेलियल टिश्यू उठाते, लेकिन मिलके दोनों ने बनाया, मतलब एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के कंट्रीब्यूशन से बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया है, आप उसमें से रेफरेंस उसका ले सकते हैं बेटा। अब सर सबसे पहले बात आती है कि मल्टी लेयर है, तो सबसे पहली लेयर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज अ बेसल लेयर। लाइक दिस। तो यहां पर हमने सेल्स बना दिए सर। नाउ दिस लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद बेसमेंट मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड एज अ बेसल लेयर। अब मन में एक सवाल उठ रहा है कि ये सेल्स है कौन से सर? बेटा दिस सेल्स आर नथिंग बट आइदर कॉलमनार, नहीं तो क्यूबॉइडल। सर स्क्वायमस नहीं बेटा, स्क्वायमस कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अभी मैं बहुत सारी लेयर्स बनाने वाला हूं। अब इतने सारे सेल्स और नीचे अगर एकदम पतले स्क्वायमस सेल्स रहेंगे, वो तो दब के मर जाएंगे।
तो थोड़े मजबूत सेल रखने पड़ते हैं जो ऊपर के लोगों का वजन संभाल सके। तो कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल दोनों में से कोई ना कोई एक रहेगा, दोनों ने रहेंगे बेटा, ठीक है। सो बेसल लेयर इज गोइंग टू बी फॉर्म बाय दिस। अब नीचे कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। आप जानते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू को कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू को जो भी ब्लड सप्लाई आता है उसी से न्यूट्रिशन ट्रांसफर होके जाता था बेसल लेयर्स और दूसरे लेयर्स में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब ये जो सेल है इनमें सेल डिवीजन प्रॉपर्टी, माइटोसिस कर सकते हैं और फटाफट माइटोसिस करके ये लोग क्या बनाते हैं सर, डॉटर सेल्स। अब इनके बने हुए डॉटर सेल्स गए कहां, ऊपर ऊपर शिफ्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां एक इनके डॉटर सेल्स की एक लेयर बना देते बेटा। तो सर बहुत सारा सेल डिवीजन क्या है, जब भी न्यू सेल्स आएंगे वो ऐसे पुराने सेल्स को ऊपर ऊपर की तरफ ढकेल दिए जाएंगे। तो ये सबसे नीचे की लेयर होगी बेसल लेयर, और इसे अब हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट लेयर बेटा। कौन सी लेयर, इंटरमीडिएट लेयर, ओके। अब सर मन में सवाल आ रहा होगा कि ये इंटरमीडिएट लेयर कौन से सेल्स की बनी हुई, तो आप बोलेंगे सर इनके डॉटर सेल्स है, लेकिन इनको कुछ तो नाम देना पड़ेगा। सो दीज आर कॉल्ड एज अ पॉलीहेड्रल सेल्स। एक्चुअली पॉलीहेड्रल शेप होता है, इट्स अ 3 डायमेंशनल शेप। अब अपन यहां ड्रॉ नहीं कर सकते तो अपन ने जस्ट ऐसी सेल्स बना दिए, बस ये पॉलीहेड्रल है इतना हमको ध्यान रखना। जैसे नीचे कॉलमनार और क्यूबॉइडल शेप है, ऊपर पॉलीहेड्रल सेल्स है। अब सर सबसे टॉप की लेयर, अभी 2 लेयर हो गए, एक बेसल लेयर एक इंटरमीडिएट लेयर, और जो सबसे टॉप की आती है उन्हें हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल लेयर। क्या कहते हैं भैया, सुपरफिशियल लेयर। अब सुपरफिशियल लेयर में कौन से सेल्स बैठेंगे उसी के हिसाब से तो क्लासिफिकेशन होता था कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का। मतलब कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में जो आप टाइप्स पढ़ते हो वो सारे के सारे टाइप डिपेंड करते हैं विच सेल्स आर प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल लेयर। जैसे मैंने कहा स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, मतलब उससे कौन सी बात क्लियर है कि सर इधर स्क्वायमस सेल्स है। मतलब सर ये जो 2 लेयर है इंटरमीडिएट और बेसल लेयर, ये सब में कॉमन है, सब में डिफरेंशिएट कहां होने वाला है, सुपरफिशियल लेयर। मैंने कहा स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, तो मतलब ऊपर कौन से सेल है, कॉलमनार, नीचे भी कॉलमनार रहने दो लेकिन ऊपर कौन से, कॉलमनार। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मतलब ऊपर कौन से सेल्स है, क्यूबॉइडल सेल्स। इसका मतलब अब इसके आगे जब भी आप कोई भी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का नाम देखोगे तो उसका नाम कौन से बेस पे आता है, ऑन द बेसिस ऑफ सुपरफिशियल है। चलिए मैं यहां पे इमेजिन कर लेता हूं कि स्क्वायमस सेल्स है बेटा, ऐसे पतले पतले सेल्स बना देते, उनमें भी 2-3 लेयर्स बना देते हम लोग। ओके तो सर दिस इज सुपरफिशियल लेयर, मतलब द टॉप मोस्ट लेयर, द टॉप मोस्ट लेयर, ओके। अब सर मामला ये है कि ये जो लेयर है ये लेयर कौन से सेल्स की बनी हुई है। तो मैंने तो इमेजिन क्या किया था, स्क्वायमस है, लेकिन पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, तो मैं सारे पॉसिबल नाम लिख देता हूं। दिस लेयर मे बी ऑफ स्क्वायमस, नहीं तो क्यूबॉइडल, और आइदर कॉलमनार, नहीं तो सीलिएटेड भी हो सकती। मतलब ये चारों टाइप मैंने बना दी यहां पे। अब इन चारों में से कोई भी एक सेल रहेगा उसके हिसाब से टाइप डिसाइड होगा। तो बेटा ये एक बेसिक डायग्राम है तुम्हारे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का। सी दिस, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, लेकिन 3 लेयर्स में भी अंदर बहुत सारे लेयर्स है, वो भी सिंगल नहीं मल्टी लेयर, द बेसल लेयर, इंटरमीडिएट लेयर, सुपरफिशियल लेयर। आपको ऐसे याद रखना है। अब सर क्या होता है, जो बेसल लेयर है उनमें सेल डिवीजन प्रॉपर्टी सबसे अच्छी है, राइट। और एक तो एक्चुअली क्या है, उनको न्यूट्रिशन भी, क्योंकि नीचे देखो, नीचे क्या है अपने कनेक्टिव टिश्यू, तो यहां पे जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो सबसे पहले किसको खाने को मिल रहे हैं, बेसल लेयर। फिर इससे बचेगा तो किसको मिलेंगे, इंटरमीडिएट लेयर, और सबसे लास्ट में नंबर किसका आएगा, सुपरफिशियल लेयर। मतलब सबसे कमजोर सेल्स, या ऐसा समझ लो सबसे डेड सेल्स कहां पाए जाएंगे, इन द टॉप मोस्ट लेयर, क्योंकि उसको खाने को सबसे कम मिलने वाला है, ठीक है। अब सर बेसल लेयर में सेल डिवीजन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, तो इसे हम लोग एक और नाम देते, जर्मिनेटिव लेयर, जर्मिनेटिवम लेयर, या ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम,
या ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रैटम मालपिगी। आपको याद है मार्सेलो मालपिगी, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, राइट? तो बेटा आप तो समझ गए होंगे कि जब सर ने इतने सारे नाम लिखाए हैं तो यही तो एमसीक्यू है, द अनदर नेम्स। यही तो गड़बड़ होती है कि स्ट्रैटम जर्मिनाटिवम क्या है, स्ट्रैटम मालपिगी क्या है। तो मतलब बेटा वो कुछ नहीं, वो बेसल ले रहे, आइदर मेड अप ऑफ कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल। सेल डिवीजन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है करके उनको ऐसे नाम दिए गए बेटा। क्लियर है? अब सर सुपरफिशियल लेयर और इंटरमीडिएट लेयर। अब इंटरमीडिएट लेयर तो सब जगह कॉमन है, पॉलीहेड्रल सेल्स की बनी हुई रहेगी बेटा, लेकिन सुपरफिशियल लेयर में आइदर स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सीलेटेड। अब बेटा इसमें और क्या मॉडिफिकेशन है? सर क्या होता है, मैं थोड़ा एक टाइप आगे जाके पढ़ाता हूं। ये तो हो गया सबसे पहले बेसिक कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, सबका बेसिक हो गया। अब सर मुझे ना आपको इसी डायग्राम में ये वाला पढ़ाना है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, इसी को पढ़ाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये बेसिक हो गया। अब मैं ऊपर की हेडिंग चेंज कर देता हूं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। आप क्लियर कट समझ रहे हो कि मैं क्या करने जा रहा हूं? मैंने यहां स्क्वायमस लिखा है, मतलब सुपरफिशियल लेयर इज मेड अप ऑफ स्क्वायमस सेल्स। अगर मैं यहां क्यूबॉइडल लिखता तो मुझे ये सेल्स, ये पतले पतले सेल्स हटा के ऐसे क्यूबिकल सेल्स बनाने पड़ते। और अगर कॉलमनार लिखता तो कॉलमनार सेल्स, और अगर सीलेटेड लिखता तो कॉलमनार सेल्स बना के उसके ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ता है, सीलिया। इसका मतलब नीचे के दो लेयर फिक्स है, चेंज कौन सी होने वाली, ऊपर की लेयर, और उसके हिसाब से टाइप्स आने वाले। सर आप ये क्यों पढ़ाने पे इतना है? क्योंकि बेटा स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। एक है आपके पास केराटिनाइज्ड और दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। अब सबसे पहले आपको समझना यह जरूरी है कि ये जो इसमें वर्ड है एक केराटिन, वो क्या है सर? सो केराटिन इज एन हार्ड वाटरप्रूफ प्रोटीन। केराटिन क्या है सर? ये एक प्रोटीन है, काफी टफ होता है, हार्ड होता है और वाटरप्रूफ नेचर का है। तो करे क्या सर? बेटा ये तुम्हारी स्किन में लगा हुआ है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, यहां केराटिन लगा हुआ है पूरा। आपके बाल केराटिन के बने हुए, आपके नाखून केराटिन के बने हुए, समझ रहे हो? आपने कभी ऑब्जर्व किया जब आप नहाते हो तो पानी जब आप डालते हो तो स्किन से अंदर जाता है क्या? स्किन से निकल जाता है सर। मतलब सर स्किन इज वाटरप्रूफ, और वो बनाने वाला ये था। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है, जैसे स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस के अंदर कौन सा टिश्यू था जो उसको वाटरप्रूफ बना रहा था? ये जो पीछे बोर्ड पे दिख रहा है बेटा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। लेकिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस में दो प्रकार हो गए, एक जिसमें केराटिन लगा है और एक जिसमें नहीं लगा हुआ है। तो मुझे स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, उसमें क्या लगाना है बेटा? केराटिन लगाना है। इसका मतलब अब इनके नाम कैसे होंगे देखो, अगर केराटिन लगाता हो तो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, नाम क्या हो गया? केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। और अगर नहीं लगाता हो तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। अब इस पूरे डायग्राम में मैंने कहीं पर भी केराटिन लिखा है? नहीं। इसका मतलब ये डायग्राम जो अभी आपके सामने है वो एक्चुअली इस वाला है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, मतलब ये वाला डायग्राम है वो अभी। अब मुझे इस डायग्राम को केराटिनाइज में चेंज करना है, तो सिर्फ मुझे इसमें कौन सा प्रोटीन डालना पड़ेगा? केराटिन। कौन सा प्रोटीन डालना पड़ेगा बेटा? केराटिन प्रोटीन। मतलब सर मैं क्या करूंगा, आपकी जो ये ऊपर की लेयर है उसमें भी 3 लेयर दिख रहे, अब इसमें मल्टीपल लेयर्स रहते हैं, उनमें जो सबसे टॉप की लेयर रहेंगी वो सेल्स के साइटोप्लाज्म को निकालूंगा और उसके साइटोप्लाज्म को किसके साथ रिप्लेस करूंगा बेटा? केराटिन के साथ। किसके साथ रिप्लेस करूंगा? केराटिन के साथ। चलिए मान लेते कि ये जो टॉप की लेयर थी इसमें मैंने केराटिन भर दिया, इसमें से मैंने उनका क्या निकाल दिया? साइटोप्लाज्म, और अंदर पूरा केराटिन भर दिया। सर आप मुझे एक चीज बताइए, जब आपने इसका साइटोप्लाज्म निकाला विच इज अ लिविंग मैटर ऑफ द सेल, तो आपको नहीं लगता कि आपने सेल्स को मार दिया? करेक्ट सर, हमने सेल्स को मार दिया, हम चाहते थे कि वो सेल्स मरे, राइट? और उसके अंदर ये जो आपने केराटिन भरा है सर अभी,
इससे उसको क्या आ जाएंगे, हार्डनेस एंड वाटरप्रूफनेस। मतलब सर अभी ये वाली जो लेयर दिख रही है, ये वाली लेयर क्या होगी सर, डेड लेयर। ये लेयर कैसी होगी बेटा, डेड लेयर। और हम चाहते थे वो डेड हो क्योंकि वो हमारे स्किन के आउटर एस्पेक्ट में है। अब देखो ये डेड लेयर, यहां पे कितने भी जर्म्स डेली अटैक करते हैं, लेकिन यहां पे डेड लेयर है करके उसमें कुछ हो ही नहीं पाता है, क्योंकि अगर आप जर्म्स को न्यूट्रिशन दोगी नहीं तो बेटा वो ग्रो नहीं कर पाते, राइट। अब देखो ये डेड लेयर रहने की वजह से वहां पे कोई नरिशमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, और एकदम टफ प्रोटीन है जिसको जर्म्स खा नहीं पाते। मतलब मैं समझ रहा हूं कि अगर आपकी स्किन में कोई छेद भी रहा, कट भी रहा, तो जर्म्स वहां से अंदर जाएंगे। मतलब स्किन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है बेटा, जहां से जर्म्स अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये केराटिन का जो डेड लेयर है उनको अंदर जाने नहीं देता बेटा, बिल्कुल नहीं। इसलिए बोलते हैं जब भी आपको कोई चोट लग जाती है, कोई जख्म हो जाता है, उसको ढक के रखो, क्योंकि इस हवा में बहुत सारे जर्म्स है जो अंदर जाने की क्या करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे। यहां तक बात समझ में आई आपको ना। अब सर ये जो डेड लेयर है वो हर एक में नहीं होती, वो सिर्फ कौन से एपिथेलियम में, केराटिनाइज्ड। मतलब अभी जो डायग्राम मैंने मॉडिफाई किया है केराटिन डाल के, तो वो डायग्राम किसका हो गया, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। और ये जो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम ये काफी टफ होता है, तो उसको कभी भी बॉडी के अंदर से नहीं रखते, क्योंकि अंदर है ना बॉडी में बहुत स्मूथनेस है, सॉफ्टनेस है, तो उसको कभी भी अंदर से नहीं रखेंगे, उसको हमेशा कहां से रखेंगे, बाहर से। मतलब बाहर से बोले तो बेटा आप समझ लो, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम बॉडी में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, बाकी और कहीं नहीं मिलेगा, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। अब सर क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि इस डेड लेयर को भी कुछ नाम दिया गया, बिल्कुल। दिस डेड लेयर इज नोन एज स्ट्रैटम कॉर्नियम। क्या बोला गया इसे, स्ट्रैटम कॉर्नियम। और इट इज ऑल्सो नोन एज हॉर्नी लेयर, इट इज ऑल्सो नोन एज हॉर्नी लेयर। बेटा आप हॉर्न्स जानते हो, हॉर्न्स, सिंग बोलते हैं अपन, राइट। आप देखते होंगे जो एनिमल्स के ऊपर ऐसे सिंग होते हैं जिसको हॉर्न्स बोलते हैं, वो इतने टफ होते हैं, वो किसके बने होते हैं, केराटिन। वो जो बने हैं वो केराटिन प्रोटीन के बने हैं, और यहां पर भी हमने केराटिन लगाया है। तो बेटा ये डेड लेयर है, स्ट्रैटम कॉर्नियम बोलते हैं, हॉर्नी लेयर। मतलब अभी ये जो पूरा डायग्राम है दैट इज ऑफ केराटिनाइज्ड। जब तक मैंने केराटिन ने डाला था, ये डायग्राम किसका हो रहा था, नॉन केराटिनाइज्ड का। सर फिर ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम बॉडी के अंदर के हिस्सों में पाया जाता है, उसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में सबसे मेन है लोकेशंस, लिस्ट ही बनाओ कि कौन सा कहां मिलता है। लेकिन ये बेसिक है, पहले जब हम लोग नाम लिखते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं, तो बेसिक हमारे लिए क्लियर होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। तो यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आया है आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहले हमने बेसिक कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उसी डायग्राम में स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस। अब आप जानते हैं इसी डायग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं, नीचे के दो लेयर सेम रखनी है और ऊपर सिर्फ चेंज करते रहना है। स्क्वायमस हटाओ, क्यूबॉइडल डाल दो, फिर वो हटाओ, कॉलमनार डाल दो, फिर कॉलमनार के ऊपर क्या लगा दो बेटा, सीलिया। बस इसी तरह से चलता रहेगा मामला। तो क्लियर है यहां तक कंसेप्ट पूरा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सारे टाइप्स लिख लेंगे, उनके लोकेशंस लिख लेंगे, वही हमारे लिए एमसीक्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो बेटा इसमें अपने पास जो टाइप है, मैंने पहले ही बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल लेयर। फिर भी हमने हर टाइप में बेसल लेयर में कौन सा सेल है और सुपरफिशियल में कौन सा है उसको हाईलाइट किया है। जैसे सबसे पहला टाइप है मेरे पास स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। तो नाम से एकदम क्लियर है, स्क्वायमस सेल्स है, राइट। तो बेसल लेयर में एक तो क्यूबॉइडल नहीं तो कॉलमनार, दोनों में से कोई एक है, लेकिन सुपरफिशियल लेयर में कंफर्म है स्क्वायमस है। अब सर स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम में मेरे पास दो टाइप, मैंने अभी अभी पढ़ाया था, फिर से मैंने लिखवा दिया अच्छे से, कि एक है केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, मतलब दिस पार्ट, ठीक है, जिसमें केराटिन लगा हुआ है, और केराटिन लगने से वो टिश्यू हो जाते हैं टफ और हार्ड, और उसका सिर्फ एक ही फंक्शन बनता है बेटा, प्रोटेक्शन। तो बेटा वो चीज हमको जरूरत थी बॉडी के बाहर से, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एक ही जगह लोकेशन है, मतलब इसका काम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोटेक्शन। ओके, तो बेटा ये प्रोटेक्शन एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेसेस, फिजिकल केमिकल स्ट्रेस, उस सब से बचाने का काम इसका था। अब सर अगला आप देख रहे होंगे वही है, बस उसमें से केराटिन हटा दिया गया है, तो आप देख रहे होंगे दैट इज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। अब ये बहुत जगहों पे, और बेटा ये सारे लोकेशंस आपको याद रखने हैं, यही आपके एमसीक्यू है। अब देखिए कितने लोगों को हम पहचानते हैं। सबसे पहला बक्कल कैविटी, व्हाट डू यू मीन बाय बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी,
ये जो आपकी ओरल कैविटी उसे बक्कल कैविटी बोलते हैं। फिर उससे अगर आगे बढ़ते तो हमको क्या लगता है, फेरिंग्स। फिर और उससे आगे बढ़ते तो हमको क्या लगता है, ईसोफेगस। मतलब सीक्वेंस है, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस। अब सर सीधा हम लोग आ चुके टू द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज एनल कैनाल। मतलब बीच में कोई तो भी और टिश्यूज है, बराबर है। स्टमक में कॉलमनार एपिथेलियम है, सिंपल कॉलमनार। इंटेस्टाइन्स में सिंपल कॉलमनार। एनल कैनाल लास्ट पार्ट है तो उसमें नॉन कैरिटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब ये ब्रीदिंग चैप्टर में हमने पढ़ा था वोकल कॉर्ड्स जो हमारे लैरिंग्स में रहते हैं, वॉइस बॉक्स, ठीक है। अब सर ये जो वजाइना एंड द सर्विक्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये किसका हिस्सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पड़ेगा। एंड कंजक्टाइवा, आईलिड्स, कॉर्निया, ये तीनों भी आंखों के हिस्से। मतलब ये भी हमको जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसके अंदर आने वाला है। तो ये जो तीनों भी हिस्से हैं ये आपके आई से रिलेटेड है। और वजाइना एंड सर्विक्स इज रिलेटेड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर ये बहुत ज्यादा नहीं हो गए बेटे, बहुत कम है, ये बहुत कम है अभी। हो बस इतना ही है कि कुछ चीजें आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, करके आपके लिए न्यू है, नहीं तो ये सब कुछ हमारा पुराना ही है कंटेंट। अब सर आ जाते हैं अगली कैटेगरी पे, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। मतलब सर सुपरफिशियल लेयर में कौन से सेल्स है, क्यूबॉइडल। और बेसल लेयर में सिर्फ कॉलमनार सेल्स है। तो नीचे कॉलमनार, टॉप में क्यूबॉइडल सेल्स। अब ये कहां पाए जाते हैं, लाइंस द डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड, पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड बोलते अपना सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट बोले तो पसीने वाला जो स्किन में होता है। और पैनक्रियाटिक डक्ट को तो आप जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा है पैनक्रियाटिक डक्ट्स उसके अंदर। वैसे तो आप देखा जाए तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जब कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू उठा के देखते हो तो इतना सा पैराग्राफ दिया है और उसमें लिखा है इट हेल्प्स टू लाइन द डक्ट, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इतने नाम दिए हुए। हमने बहुत डिटेल में एक एक टाइप पढ़ रही है, टाइप भी नहीं दिए उधर, लेकिन पढ़ना पड़ता है, नीट एग्जाम में आता है। अब चलिए अगला देखिए, कॉलमनार। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार से समझ में आ रहा है कि सुपरफिशियल लेयर इज मेड अप ऑफ व्हाट, कॉलमनार सेल्स। और बेसल लेयर इज आल्सो मेड अप ऑफ कॉलमनार सेल्स। मतलब नीचे भी कॉलमनार सेल्स है, ऊपर भी कॉलमनार सेल्स है। और ये कहां कहां पाया जा रहा है, कवरिंग द एपिग्लॉटिस, डक्ट्स ऑफ मैमरी ग्लैंड्स मतलब मिल्क ग्लैंड्स, एंड द पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है बेटा, वो पाइपलाइन जिससे हमारी यूरिन बाहर आती है, यूरिन बाहर आती है। तो बेटा यहां तक समझ में आया कुछ आपको। तो ये जो कंसेप्ट था बेटा, इसमें आप इतना तो समझ गए होंगे, सिर्फ लोकेशन 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 है, मतलब इनकी भी एक लिस्ट बनानी है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में भी लिस्ट थी, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में भी लिस्ट है। बेटा ये लिस्ट प्रॉपरली लिख के निकालो और इतना ही पढ़ते जाओ लिस्ट, राइट। बाकी इस पे कंसेप्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बेटा लोकेशन पे जरूर क्वेश्चन आता है। अब बेटा इसमें एक टाइप हमारा रह चुका है, राइट, दैट इज अ स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। मतलब इन कॉलमनार सेल्स पे सिर्फ क्या लगाने, ऊपर से हमको सीलिया। तो कुछ यहां तक समझ में आया। तो अगला टाइप हमारा है बेटा स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो नाम से एकदम क्लियर है, सीलिया है और कौन से सेल्स है, कॉलमनार। तो मतलब सर बेसल लेयर वही वाला अपना किस्सा, दैट इज कॉलमनार सेल्स। मतलब सर मैं ये पा रहा हूं कि बेसल लेयर में मेजॉरिटी कॉलमनार सेल्स है, लंबे चौड़े सेल्स, क्योंकि वो सबका वजन उठा सके। एंड देन सुपरफिशियल लेयर, दैट्स योर ciliated columnar cells. Ciliated columnar cells. अब सर लोकेशन, तो लोकेशन जानी पहचानी है, ये हमारे लैरिंग्स में प्रेजेंट है एंड अपर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। बेटा सॉफ्ट पैलेट कुछ ध्यान में आ रहा है, सॉफ्ट पैलेट बोले तो पैलेट हम लोग बोलते टाड़ू को। अगर आप अपनी टंग ऊपर लगाते हो तो ऊपर हड्डी लगती है, दैट इज अ हार्ड पैलेट। लेकिन वही टंग थोड़ी पीछे और ऊपर की तरफ लगा दो तो लगता है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो ये दो जगह पे आपका स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो यहां पर हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू खत्म हुआ। उसमें हमने चार टाइप पढ़े, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार। अब हमारी एक और कैटेगरी बाकी है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में, जिसका नाम है बेटा ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो उसे भी तुरंत ही पढ़ लेंगे बेटा।
स्टार्टिंग का डायग्राम इमेजिन करो बेटा, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अब सर स्ट्रैटिफाइड के अलावा ये अलग कैटेगरी क्यों, ट्रांजिशनल कैटेगरी क्यों? हो सकता है कुछ ना कुछ तो इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी रही होंगी बेटा, उसके सिवा तो आने से रहा। तो सर देखते हैं क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये भी आपका एक कंपाउंड एपिथेलियम है, 6 to 7 लेयर से बनता है। इसमें भी वही कंसेप्ट है, कौन सा? बेसल लेयर, इंटरमीडिएट लेयर एंड द सुपरफिशियल लेयर। अब सर ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज ऑल्सो नोन एज यूरोथीलियम। अब ये इसको ऐसा नाम क्यों पड़ा, ये तो आपको बस थोड़ी देर में ही समझ में आ जाएगा, राइट? तो बेटा मैंने क्या कहा था, इट इज मेड अप ऑफ 6 to 7 लेयर्स, ठीक है। अब ये 6 से 7 लेयर में वही वाला कंसेप्ट है अपना, बेसल लेयर। लेकिन यहां पे अब देखो मैं डिफरेंसेस क्या क्या बता रहा हूं। यहां पे जो बेसल लेयर है उसमें जो सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी हमारे इसमें पहले बहुत अच्छी थी, तो यहां पे जो माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन, इट इज वेरी पुअर, मतलब इतना खास कोई सेल डिवीजन हो नहीं रहा है बेटा, ठीक है। दूसरा मिडल लेयर मतलब यह इंटरमीडिएट लेयर। अब इंटरमीडिएट लेयर में इन्हीं के डॉटर सेल्स रहेंगे। अब ये पुअर सेल डिवीजन बोल रहे सर और इन्हीं के डॉटर सेल्स, मतलब मैंने एब्सेंट थोड़ी ना बोला, पुअर है तो थोड़ा बहुत तो बनते रहेगा बेटा, तो वो वाले वही रहेंगे पॉलीहेड्रल सेल्स। और अब सवाल ये उठ रहा है कि सुपरफिशियल लेयर में क्या है, क्योंकि पिछली कैटेगरी में हमने क्या देखा, सुपरफिशियल लेयर में जो सेल्स रहेंगे वैसा ही यहां पे नाम दिया जाएगा। लेकिन यहां पे ट्रांजिशनल नाम देख के कुछ अलग ही लग रहा है सर। सुपरफिशियल लेयर में यहां पे कहा जाता है कि दिस आर समथिंग लार्ज ग्लोब्यूलर सेल्स है, गोल मटोल सेल्स, मतलब कोई शेप ही नहीं है सर, मतलब ना वो स्क्वायमस है ना क्यूबॉइडल है ना कॉलमनार है, थोड़े अलग ही सेल्स है सर, राइट? सर क्या खास है बताइए? बेटा खास ये है कि इनमें स्ट्रेचेबिलिटी है। इनमें क्या है? स्ट्रेचेबिलिटी। ये किसी भी ऑर्गन या किसी भी स्ट्रक्चर पे लगा देते तो उसको एक्सपांशन प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की नॉर्मल कैपेसिटी होती है 500 ml, लेकिन आप उसको डबल कर सकते हो। जैसे कि आप कहीं कोई मीटिंग में या लेक्चर में बैठे हो और आपको यूरिन आ गई, लेकिन अब आप जा नहीं सकते हो, यूरिनेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो? कंट्रोल करते हो। लेकिन अब यूरिन अंदर बनते जा रही है, ब्लैडर में डिपॉजिट होती जा रही है। अब वो 500 ml से आप 1000 ml तक कर सकते हो, ब्लैडर को एक्सपांड कर सकते हो, मतलब 500 से 1000 मतलब डबल कर दिया अपनी कैपेसिटी स्टोरेज की। तो ये जो एक्सपांशन प्रॉपर्टी है वो कौन से एपिथेलियम की वजह से आती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, राइट? मतलब ये एपिथेलियम कहीं भी लग जाए तो उस ऑर्गन को वो एक्सपांडेबल बना देता है, डिस्टेंसेबल बना देता है बेटा। कुछ बात समझ में आ गई आपको? अब सर क्या होता है जब ये एक्सपांड होता है, तो भले ही ये इतना मोटा है लेकिन जब इसको खींचेंगे आप तो एकदम ऐसा फ्लैट और पतला हो जाता है, और इसके नीचे की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना वो दिखाई नहीं देती है। मतलब जब ये वर्किंग करता है, मतलब जब ये रिलैक्स स्टेट में तब नहीं, जब मैं इसको खींच के स्ट्रेच कर रहा हूं तो ये तन जाता है और एकदम ऐसा पतला हो जाता है, और उसके नीचे की बेसमेंट मेम्ब्रेन तो इतनी स्ट्रेच हो जाती है कि वो दिखाई नहीं देती। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक कंफ्यूजन हमेशा से बना रहता है कि एक एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू इन विच द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। एक्चुअली यहां पे बहुत थिन है लेकिन उसको एब्सेंट की तरह ही कंसीडर किया जाता है। मतलब जब आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच होगा तो वो थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन भी दिखाई नहीं देती, वो गायब हो जाती है। लेकिन वो बेसमेंट मेम्ब्रेन वापस आ जाती है जब आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम एकदम रिलैक्स हो जाएगा। आप सोचो एक के ऊपर लेयर, इतना मोटा एपिथेलियम, अब मैंने उसको ऐसे खींचा तो ये एकदम फ्लैट हो जाएगा और उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो एमसीक्यू इज दैट कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एक्सेप्ट विच एपिथेलियल टिश्यू। द आंसर इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, क्योंकि उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्यूरिंग देयर स्ट्रेचेबिलिटी गायब हो रही है टेम्पररीली। यहां तक बात समझ में आई? अब सर ये कहां पे प्रेजेंट है बॉडी में, लोकेशन। तो मैंने कहा था ना यूरोथीलियम नाम क्यों दिया आपको समझेगा, क्योंकि बेटा ये ज्यादातर आपकी यूरिनरी सिस्टम में, मतलब आपके यूरिन के संपर्क में करके इसका नाम क्या पड़ा है? यूरोथीलियम। सो लोकेशन renal pelvis, renal calycis, then your urinary bladder, ureter, ठीक है।
ये सब यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है बेटा। अब जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारे नाम आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। ये रीनल पेल्विस क्या होता है, रीनल कैलाइसिस क्या होता है। बस आप याद रखो ये आपकी किडनी और किडनी से जुड़े हुए हिस्से है कि बस अब ये रीनल पेल्विस ये तो किडनी के अंदर का ही पार्ट है, कैलाइसिस भी किडनी के अंदर का पार्ट है, ब्लैडर और यूरेटर बस किडनी के बाहर के हिस्से, बट दे ऑल डील्स विद द यूरिन। तो बेटा दैट्स वाई द यूरोथीलिया। अब इसके अलावा और कहां है बेटा, तो यूटरस, ये फीमेल का हिस्सा है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये वो हिस्सा है जिसमें बच्चा 9 महीने रहता है, प्रेगनेंसी जिसमें होती है बेटा, यूटरस। ये वो ऑर्गन है जो हाईली एक्सपांडेबल ऑर्गन ऑफ द बॉडी माना जाता है बेटा, ठीक है। सो दिस इज हाईली एक्सपांडेबल ऑर्गन। सर कैसे क्या बेटा, यूट्रस की नॉर्मल लेंथ होती है 8 सेंटीमीटर, इसकी नॉर्मल लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। जब बच्चा पैदा हो वो 8 सेंटीमीटर का था क्या? तुमको मालूम है 8 सेंटीमीटर इतना सा होता है? बच्चे इतने से पैदा होते क्या, इधर उधर चूहे की बिल में जाके घूमते बैठते क्या? नहीं ना। हमारा जब बच्चा पैदा होता है वो कम से कम 50 से 55 सेंटीमीटर का होता है इंसान का बच्चा। इसका मतलब ये ऑर्गन 8 सेंटीमीटर से लेकर 55 सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर तक एक्सपांड हो सकता है, इतना ज्यादा डिस्टेंसिबल है। सर वो यूरिनरी ब्लैडर भी डबल हो रहा था ना? अरे बेटा ये देखो, ये 8 का 16 होता तो डबल बोलते, ये डबल ट्रिपल पता नहीं कितने गुना ज्यादा बढ़ रहा है, और ये तो सिर्फ डबल ही बढ़ रहा था। तो सर मेरे को इतना समझ में आ गया कि ये यूट्रस है ना, हाईली एक्सपांडेबल ऑर्गन है, लेकिन ये तो फीमेल का है। फिर मेल का हाईली एक्सपांडेबल ऑर्गन कौन है? तो सर यूरिनरी ब्लैडर। नहीं बेटा, मेल का हाईली एक्सपांडेबल ऑर्गन स्टमक है, स्टमक। कभी भी देखो आप फीमेल से ज्यादा खाना खाते हो, फीमेल अगर 2 चपाती खा रही तो आप 4 खा रहे हो, तो आपका स्टमक एक्सपांड करने की प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन हमारे स्टमक में जो एक्सपांशन प्रॉपर्टी है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। हमारे स्टमक में जो एक्सपांशन प्रॉपर्टी है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रूगे गैस्ट्रिक। आपको याद है स्टमक के अंदर हमने फोल्डेड पैटर्न में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, उसमें रूगे रखे हुए थे, राइट? तो वो रूगे जब खुलते हैं उससे स्टमक एक्सपांड होता है। मतलब हमारा स्टमक का एक्सपांशन रूगे की वजह से, एपिथेलियम की वजह से नहीं है। तो बेटा ये तो फीमेल का हो गया था। अब मन में सवाल तो उठेगा, मेल का हाईली एक्सपांडेबल ऑर्गन दैट इज स्टमक। एमसीक्यू क्या है? स्टमक। तो बेटा ट्रांजिशनल एपिथेलियम में 2 एमसीक्यू मिले। क्या एमसीक्यू मिले? सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट वाला, और दूसरा दिस इज स्ट्रेचेबल और डिस्टेंसिबल एपिथेलियम। मतलब कहीं पर भी आपको स्ट्रेचेबिलिटी नजर आ रही है तो पहले आप इस एपिथेलियम के बारे में सोचेंगे, या आप फ्यूचर में कभी भी ये एपिथेलियम का नाम सुनते, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऐसा नाम आपने सुना भी, सर स्ट्रेचेबिलिटी, इतना ही आपको याद रखना है। तो बेटा अब हमने यहां पे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया। बार बार इस वीडियो को रिवाइंड, फॉरवर्ड, पॉज करके देखते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए। और एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ने का तरीका मैंने बताया, लिस्ट बनाइए, टिश्यू का नाम, लोकेशन, टिश्यू का नाम, लोकेशन, बस इतना ही करना है, राइट? नेम ऑफ द टिश्यू, लोकेशन। अब आपकी लिस्ट थोड़ी बढ़ गई है कंपाउंड एपिथेलियम ऐड होने से। अब बैक टू बैक 2 पेज, मतलब एक ये पेज एक ये पेज, एक ही पेज में, मतलब बैक टू बैक में आपका पूरा एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। अब बस उसको दिन रात आपको पढ़ना है, पहले पूरा लिख के लेना है लिस्ट बना के, और उसको फिर रोज कितने मिनट, 10 मिनट दिन के लोकेशन देखना है, आपको 101% याद हो जाएगा बेटा, ठीक है? तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एनिमल टिश्यू। टिल दैट थैंक यू सो मच।